हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई, आप लोग अगर कक्षा 12 के विद्यार्थी हो और आप देने वाले हो फिजिक्स का एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आज का ये जो वीडियो है वो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं चैप्टर जो अपना 9 है, जो कि प्रकाश है, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसकी आपको पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रकाश का परावर्तन की घटना को समझाइए। यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या होता है वो इसमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर या टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो अभी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, मान लीजिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे माध्यम हमारा फर्स्ट है और यहाँ पे माध्यम सेकंड है। ठीक है, तो इस माध्यम से, यानी कि कोई भी एक माध्यम से प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में टकराकर उसी माध्यम में, यानी कि जो माध्यम दूसरा है हमारा, जो सेकंड माध्यम है, उसमें जाए ही ना, यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। कि भाई हमारी जो प्रकाश किरण है वो इस सरफेस से टकराकर वापस चली गई है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई है, यानी कि परावर्तित हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे जो प्रकाश किरण ऐसे आई है ना, वो हमको ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, ना कि वो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या है? यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपतन कोण, आपतित किरण व आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण कहलाता है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पे ये कोई सरफेस है, यहाँ पे जब प्रकाश किरण आती है तो इस बिंदु से टकराती है, तो इस बिंदु पर हमने कोई अभिलंब डाला। ठीक है, यहाँ पे क्या डाला हमने? अभिलंब डाला। तो ये जो आपतित किरण है, यानी कि आपतित किरण और आपतन बिंदु जिस पर ये आपतित हुआ, उस पर डाले गए लंब, यानी कि जो ये अभिलंब है, इन दोनों के मध्य का ये कोण है ना, ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया आपतन कोण क्या है। इसी के साथ परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण को हम देखते हैं यहाँ पे, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, ठीक है, वह परावर्तित किरण के मध्य का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने प्रकाश का परावर्तन बताया था, तो वैसे ही यहाँ पे आपतित किरण आई और इस सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, तो जो अभिलंब हमने खींचा उससे ये परावर्तित किरण जो एंगल बनाएगी, जो कोण बनाएगी ना, उसे ही हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आपतन कोण और परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो अवतल दर्पण के लिए हमको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के लिए ये नहीं है, ये उत्तल दर्पण, ये हम बोल सकते हैं इसको गोलीय दर्पण। ठीक है, यानी कि दोनों दर्पणों के लिए ये संबंध एक ही होता है, जो कि क्या होता है? R इक्वल टू 2F, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस की दुगनी होती है। ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2, यानी कि फोकस जो होता है वो त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल आपसे बिल्कुल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण के लिए सूत्र लिखिए। यहाँ पे दर्पण सूत्र किसे कहते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण के लिए u v व f के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। जो हमारे पास u v f जो होता है, u क्या होता है? हमारे पास बिंब होता है, v क्या होता है? प्रतिबिंब, और f क्या होता है? फोकस दूरी। ठीक है ना, यानी कि इन तीनों के मध्य जो संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू
1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन क्षमता को समझाइए तथा इसका सूत्र भी बताइए। इसका आंसर है गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई यानी कि बिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पे आप एक बात को गौर करिएगा कि जो इसका फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकल के आएगा प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई का अनुपात, जिसको क्या बोला जाता है, आवर्धन क्षमता। यानी कि आप या तो सूत्र याद कर लीजिए या फिर इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, दोनों में आपका फायदा है। एक याद कर लीजिए, दोनों मतलब एक याद करने पर आप दोनों चीजें आराम से लिख सकते हो। इसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, बिंब प्रतिबिंब को क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, और वस्तु को u से लिखते हैं। तो हो गया ना, स्मॉल m इज इक्वल टू v/u। ये इसका फॉर्मूला है भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट भाई, बहुत मेहनत होती है आपके लिए, बहुत ही मतलब चैप्टर में से छाट छाट के ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाने होते हैं, बहुत मेहनत होती है। तो इस मेहनत का हमको भी कुछ मिलना चाहिए ना, रेस्पॉन्स आपकी तरफ से। तो कमेंट कर दीजिए फटाफट अच्छा सा, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी है वो भी आप थोड़ा सजेशन देते जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश का अपवर्तन को समझाइए। प्रकाश का अपवर्तन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है, उसका वेग। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पे पूछने वाला हूं कि जो हमारे पास प्रकाश होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका ऐसी कौन सी चीज है जो कि परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि बदलती नहीं है। तो ये आप मुझे कमेंट करिए फटाफट अगर आपको आता है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली जो वीडियो थी वो देखी होगी तो आपको इसका आंसर 100% पता होगा। और अगर नहीं देखी होगी तो भाई आपको इसका मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर नहीं मालूम है तो फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है, जिसके कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश किरण अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है भाई, इसका मतलब यह है, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे पास मान लीजिए ये कोई माध्यम को यानी दो माध्यमों को डिवाइड कर रहा है, वो सरफेस है। ठीक है, मान लीजिए इस माध्यम में से कोई प्रकाश किरण आई तो हमने इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब यहाँ पे डाल दिया भाई। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरण आएगी, ठीक है ना, आपती तो होगी, जब ये अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसका वेग बदलेगा। और वेग बदलने के कारण क्या होगा, या तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ऐसे, या फिर क्या होगा कि वो अभिलंब से बहुत दूर ऐसे हट जाएगी। यानी कि जानी चाहिए थी कैसे, बिल्कुल ऐसे एकदम सीधी एकदम स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हो गई, या तो अभिलंब की ओर मुड़ गई या फिर अभिलंब से दूर हट गई। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं भाई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 2025 के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो 2025 में आपकी एग्जाम में आने वाला है भाई। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है। इस नियम अनुसार यदि माध्यम के युग्म व प्रकाश का वर्ण अपरिवर्तित रहे, ध्यान से सुनिएगा, इस नियम के अनुसार यदि माध्यम के युग्म यानी कि माध्यम का जो जोड़ा है वह प्रकाश का वर्ण अपरिवर्तित रहे, तब आपतन की ज्या व अपवर्तन की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे आपतन की ज्या क्या है, साइन आई। ठीक है ना, ज्या को बोलते हैं साइन, और जो आपतन है वो हो गया आई। ठीक है, यहाँ पे और अपवर्तन की ज्या यानी कि जो अपवर्तित होने के बाद तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आर। ठीक है, तो दोनों का अनुपात यहाँ पे एक स्थिरांक निकल के आता है जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्नेल का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, रट लेना भाई, इस जो ये डेफिनेशन और जो स्नेल का नियम है ना, इसको तो आप रट ही लेना।
मैं आपसे ये नहीं बोल रहा इसको आप समझो पढ़ो कुछ भी करो, भाई इसको तो रट ही लेना भाई, ठीक है ना। और इसका जो डेरिवेशन है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको वो समझना है तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, लेंस सूत्र लिखिए। क्या लिखिए? लेंस सूत्र। ये लेंस सूत्र आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। जो अपने ऑब्जेक्टिव है उसमें पूछ सकता है, एक नंबर में पूछ सकता है, या फिर इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है आपका लेंस सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। तो ये थे आपके प्रकाश चैप्टर से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आगे लाता रहूंगा और आपकी एग्जाम में अच्छे नंबर आए इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता रहूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वीडियो है ये, इसको आप शेयर भी कर दीजिए फटाफट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।